हेलो दोस्तों, द स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कंसाइज वीडियो ऑफ आर्ट एंड कल्चर सीरीज के अंतर्गत स्थापत्य के क्षेत्र में स्तंभ निर्माण कला के विषय में जाना था। आज हम बात करेंगे मंदिर निर्माण कला के बारे में। आपको यह बता दें कि मंदिर निर्माण कला का टॉपिक काफ़ी लंबा है, इसलिए हम इसे छोटे छोटे खंडों में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक से। भारत में मंदिरों के निर्माण की दृष्टि से गुप्त काल को प्राचीन भारत के इतिहास का क्लासिकल काल कहा जाता है। वस्तुतः मंदिर निर्माण की कला का आरंभ तो मौर्य काल से ही हो गया था, किंतु इस काल के मंदिरों में लकड़ी का प्रयोग होने के कारण ये संभवतः नष्ट हो गए। आगे चलकर गुप्त काल में आर्थिक समृद्धि एवं राजनीतिक स्थिरता कायम हुई। साथ ही गुप्त शासक हिंदू या ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे, जिसके परिणाम स्वरूप स्थापत्य के क्षेत्र में चहुमुखी विकास हुआ। इस काल में अनेक मंदिरों एवं सभा स्थलों का निर्माण किया गया। वस्तुतः गुप्त काल संरचनात्मक मंदिरों के निर्माण का काल था। इस काल में अनेक मंदिरों का निर्माण हुआ, जैसे देवघर का दशावतार मंदिर, भीतरगांव का मंदिर, मध्य प्रदेश स्थित भूमरा का शिव मंदिर, एरन एवं सांची का मंदिर। गुप्तकालीन मंदिरों के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, उनसे यह पता चलता है कि मंदिर में गर्भगृह का निर्माण इसी काल में प्रारंभ हुआ था। आपको यह बता दें कि गर्भगृह मंदिर का वह भाग होता है जिसमें देवी देवता की मूर्ति स्थापित की जाती है। प्रारंभिक चरणों में मंदिर एक ही पत्थर को काटकर एक ऊंचे चबूतरे पर बनाए जाते थे, जिनकी छत सपाट होती थी। आगे चलकर शिखरों से युक्त मंदिरों का निर्माण होने लगा। अब हम बात करते हैं मंदिर निर्माण की विकास प्रक्रिया के बारे में। मंदिरों के क्रमिक विकास को 5 चरणों में बांटकर देखते हैं। मंदिर निर्माण के पहले चरण में मंदिर वर्गाकार होते थे, जिनकी छत सपाट होती थी। इन मंदिरों को कम ऊंचाई के चबूतरे पर बनाया जाता था। इन्हें जगती कहते थे। इसके अलावा द्वार मंडप को उथले स्तंभों पर बनाया जाता था। इस चरण के मंदिर के उदाहरण के रूप में आप मध्य प्रदेश के सांची में स्थित मंदिर संख्या 17 को देख सकते हैं। मंदिर निर्माण के दूसरे चरण में अधिकांश विशेषताएं पूर्ववर्ती चरण की ही रही हैं। इस चरण में चबूतरे या वेदी को और ऊंचा बनाया जाने लगा। इसके अलावा इस चरण का प्रमुख तत्व यह रहा कि अब गर्भगृह के चारों ओर एक ढका हुआ मार्ग बनाया जाने लगा, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहा गया। इसका उदाहरण आप मध्य प्रदेश स्थित नचना कुठार के पार्वती मंदिर में देख सकते हैं। मंदिर के विकास क्रम के तीसरे चरण में 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं देखने को मिलती हैं। अब मंदिरों को सपाट छत के स्थान पर शिखरों को बनाया जाने लगा। हालांकि अभी शिखरों को वर्गाकार रूप में कम ऊंचाई तक बनाया जाता था। इसके अलावा इसी चरण में मंदिरों के निर्माण की पंचायतन शैली का आरंभ हुआ। पंचायतन शैली में प्रमुख देवता का मंदिर मध्य में एवं 4 अन्य गौण देवताओं के मंदिर चारों कोनों पर एक दूसरे के सामने स्थापित किए जाते थे। प्रमुख मंदिर वर्गाकार होता था। इसके सामने लंबा मंडप होता था। इस चरण के मंदिरों में देवघर का दशावतार मंदिर, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, ऐहोल का दुर्ग मंदिर, जो कि कर्नाटक में स्थित है, शामिल हैं। अब बात करते हैं चौथे चरण के बारे में। मंदिर निर्माण के इस चरण में ज़्यादा कुछ नवाचार नहीं किया गया। अब मुख्य मंदिरों को और अधिक आयताकार बनाने जाने लगा, जैसे महाराष्ट्र में 13 मंदिर। अब बात करते हैं सबसे अंतिम चरण के बारे में। इस चरण में पूर्ववर्ती चरण की सभी विशेषताएं देखने को मिलती हैं। इसके अलावा अब बाहर की ओर आयताकार किनारों वाले वृत्ताकार मंदिरों का निर्माण आरंभ हुआ, जैसे राजगीर का मनियार मठ। तो इस तरह हमने मंदिर निर्माण प्रक्रिया के 5 चरणों को देखा। अब हम मंदिरों की संरचना के प्रमुख तत्वों पर एक सूक्ष्म दृष्टि डालते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गर्भगृह के बारे में। यह मंदिर का वर्गाकार कक्ष होता है, जिसमें प्रमुख देवता को स्थापित किया जाता है। दूसरा हम बात करेंगे मंडप के बारे में। यह एक तरह से मंदिर का प्रवेश द्वार होता है, जिसे आमतौर पर श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को स्थान देने के लिए निर्मित किया जाता था, जैसे द्वार मंडप एवं सभा मंडप। तीसरा हम बात करेंगे शिखर के बारे में। यह गर्भगृह के ऊपर बनाया जाता था, जो पर्वत की भांति दिखाई देता था। अंतिम में हम बात करेंगे वाहन के बारे में। इसे मंदिर के पवित्रम स्थान के ठीक सामने बनाया जाता था,
जो प्रमुख देवता का आसन होता है। तो इस तरह हमने मंदिर स्थापत्य के प्रमुख तत्वों के विषय में बात की। अब बात करते हैं मंदिरों के निर्माण में अपनाई गई विभिन्न शैलियों के बारे में। दरअसल गुप्त शासकों के पतन के बाद देश में जो राजनीतिक विखंडन का वातावरण बना, उसमें स्थापत्य निर्माण की एकीकृत शैली के स्थान पर बहुस्थानीय शैलियों के उद्भव को बढ़ावा दिया गया। इस काल में उत्तरी, मध्य एवं पूर्वी भारत में नई प्रवृत्तियों के समावेशन से अनेक मंदिरों का निर्माण हुआ। इस काल में प्रवृत्तियों के आधार पर भारत की मंदिर निर्माण शैली को 3 वर्गों में बांटा गया। पहला है नागर शैली, दूसरा है बेसर शैली एवं तीसरा है द्रविड़ शैली। तो चलिए जान लेते हैं कि क्या थी मंदिर निर्माण की नागर शैली। मंदिर स्थापत्य की इस शैली का विकास हिमालय से लेकर विंध्य क्षेत्र तक हुआ। नागर शैली में मंदिर को मुख्यतः नीचे से ऊपर तक आयताकार बनाया जाता था। इस शैली की प्रमुख विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। नागर शैली में शिखर अपनी ऊंचाई के क्रम में ऊपर की ओर पतला होता जाता है। शिखर के निर्माण में बाहरी रूपरेखा स्पष्ट एवं प्रभावशाली ढंग से उभरती है, अतः इसे रेखीय शिखर भी कहते हैं। शिखर सामान्यतः 3 प्रकार के होते थे, जिसमें पहला है लैटिना या रेखा प्रासाद। इस तरह के शिखर आधार पर वर्गाकार होते थे एवं ऊपर की ओर जाती हुई दीवारें अंदर की ओर वर्गित हो जाती थीं। दूसरा है फमसाना। इस प्रकार के शिखर का आधार अधिक चौड़ा होता था एवं लैटिना शिखर की तुलना में उनकी ऊंचाई कम होती थी। वे शीर्ष बिंदु की ओर सीधी रेखा में ढलान बनाते थे। तीसरा है वल्लभी। इनका आधार आयताकार होता था एवं छतें गुंबदकार होती थीं, जिन्हें अर्धगोलाकार छतें भी कहा जाता था। शिखर पर आमलक की स्थापना होती थी। इसके ऊपर एक गोलाकार आकृति स्थापित की जाती है, जिसे कलश कहते हैं। संपूर्ण मंदिर एक ऊंचे चबूतरे या वेदी पर बनाया जाता था। गर्भगृह वर्गाकार होता था एवं इसके चारों ओर प्रदक्षिणा पथ होता था, जो ढका हुआ रहता था। मंदिर परिसर के चारों ओर दीवार नहीं होती थी, अर्थात मंदिर किसी चारदीवारी से घिरा नहीं होता था। मंदिर के अंदर दीवार को 3 क्षैतिज भागों में विभाजित किया गया था, जिन्हें रथ कहा जाता था। ऐसे मंदिर त्रिरथ मंदिर के रूप में जाने जाते थे। बाद में पंचरथ, सप्तरथ एवं नवरथ मंदिर भी बनाए जाने लगे। मंदिर के इन विभिन्न भागों में कथात्मक मूर्तियां भी बनाई जाती थी। इसके अंतर्गत सामान्यतः मंदिर पंचायतन शैली में बनाए जाते थे। मुख्य देव मंदिर के सामने सभा कक्ष या मंडप स्थित होते थे। मंडपों के निर्माण में स्तंभों का प्रयोग किया जाता था। मंदिर के आंतरिक विस्तृत क्षेत्र को विमान कहते थे। इस तरह हमने नागर शैली में बनाए गए मंदिरों की संरचना को विस्तार से जाना। अगर संक्षेप में देखा जाए तो उठता हुआ विमानतल एवं शिखरनुमा छत का संयोजन ही नागर शैली की मुख्य पहचान है। नागर शैली के तहत मंदिरों का निर्माण 7वीं से 13वीं सदी में करवाया गया, जिसे बंगाल के पाल वंश, ओडिशा के चेदी एवं गंग वंश, मध्य प्रदेश के चंदेल, कलचुरी, परमार वंश, उत्तर प्रदेश के प्रतिहार, गढ़वाल, गुजरात के चालुक्य एवं सोलंकी तथा राजस्थान या दिल्ली के चौहान वंश द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया। इसके अलावा नागर शैली के अंतर्गत क्षेत्रीय स्तर पर उपशैलियाँ भी विकसित हुईं, जैसे ओडिशा शैली, खजुराहो शैली, सोलंकी शैली, कश्मीरी शैली आदि। इन प्रमुख शैलियों की चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे तथा इन शैलियों में निर्मित मंदिरों के विषय में भी जानेंगे। टिल देन, स्टे tuned with us and do not forget to like, subscribe and share our videos. Thank you.